चलिए, तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और कल जो है कि हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे, बायोलॉजी क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर है 4 उत्सर्जन। इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कहाँ तक, तो नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है वहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए उसे एक बार जो है कि रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है कि आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क इशू बार बार जो है कि प्रॉब्लम कर रहा है, और नेटवर्क के वजह से जो है कि वीडियो का क्वालिटी जो है वो कम हो जा रहा है और बोर्ड पर भी अच्छा नहीं दिख पा रहा है। इसी की वजह से रिकॉर्डेड क्लास जो है कि डाल दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूबीसी क्लासेस को क्या कर लेना है, तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन को क्या कर लेना है, तो प्रेस कर लेना है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, तो पढ़ रहे हैं हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। और उत्सर्जन चैप्टर हो जाएगा 4 और पार्ट हो जाएगा कितना, पार्ट बोलिएगा, पार्ट 3 हो जाएगा। पार्ट 2 हो गया तो पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रुकिए एक बार हम देख लेते हैं पार्ट 3 क्या है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 कर लेगा। कहाँ नेट चल रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 तक जो है कि हो चुका हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 के बाद। पार्ट 3 होगा, यानी कि क्लास हो जाएगा आज 3। और अगर आप लोग नहीं देखे होंगे 1 और 2 तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है कि हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये हम जो बना रहे हैं ये नेफ्रॉन का चित्र है। किसका है, नेफ्रॉन का चित्र है। इस तरह से बना हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो प्लेट की तरह बना हुआ रचना रहता है इसे कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक रचना बना हुआ रहेगा और इधर से एक रचना बना हुआ रहेगा और इस तरह से है कि बना हुआ रहता है। इसको अंदर वाले को क्या कर रहे थे, जो ब्लड को फिल्टर कर रहा था, छानने का काम कर रहा था, तो इसे कर रहे थे ग्लोमेरुलस। क्या कर रहे थे, ग्लोमेरुलस कर रहे थे।
ग्लोमेरुलस कह रहे थे। और उसके बाद इसको जो ब्लड को लेके आ रहा था इसे क्या कर रहे थे, तो धमनी कह रहे थे। क्या कर रहे थे, धमनी कह रहे थे। और ये ब्लड को लेके जा रहा था तो इसे कह रहे थे सीरा। क्या कर रहे थे, सीरा कह रहे थे। अब जो भी यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ बनेगा नीचे की ओर मूव करेगा। तो इस तरह का रचना हम बनाए थे सी, और एक यहाँ पर बनाए थे सी, ऐसे नहीं बनाए थे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निकल रहा था 2 पाइप, और क्या हो रहा था कि इस तरह से जुड़ा हुआ था, है ना। इस तरह से क्या कर रहा था, जुड़ रहा था, और फिर ये आगे चलकर ऐसे जा रहा था, है कि नहीं, ऐसे नहीं जा रहा था। यहाँ तक, फिर यहाँ पर आने के बाद ये पतला हो जा रहा था, दोनों सिरा पतला नहीं हो जा रहा था। उसके बाद यू आकार के रचना से होते हुए जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था। यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से, तो यहाँ से फिर यहाँ से फिर मोटा पाइप हो जा रहा था। यहाँ से फिर क्या हो जा रहा था, तो मोटा पाइप हो जा रहा था। हाँ, हमको भी क्लास करना है। चलिए, उसके बाद ये सी था, यहाँ पर आकार ये बना हुआ था सी में, इस तरह से बना हुआ था ना। तो ये मिल रहा था कहाँ पर, इस तरह से, है कि नहीं। और यहाँ पर ये मिल रहा था, इस तरह से मिलेगा। इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार की कुछ रचनाएं बनी हुई थी, ठीक है। इस प्रकार की कुछ रचनाएं बनी हुई थी। कुछ यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, इसमें क्या कहते हैं सारा नाम लिखवा लेते हैं। पहले चित्र बना लीजिए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो फटाफट हम सोचे कि बतला देते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की रचना है, तो यानी कि जो भी इस तरह का रचना बना हुआ रहेगा वो सब के सब आकर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। इसे कहते हैं संग्रहित नालिका। क्या कहते हैं, इसे इसको इस वाले भाग को क्या कहते हैं, संग्रहित नालिका। तो यहाँ पे लिखिएगा संग्रहित नालिका, संग्रहित नालिका। अब तो ठीक इसी यहाँ पे जो सब मिल के आगे मिल रहा है, छोटा छोटा वृक्क के जो नलिका है ये सारे आके यहाँ पे मिल रहा है, जिसे क्या कर रहे हैं, संग्रहक नालिका कह रहे हैं। अब इसी तरह की कुछ रचनाएं भी इधर भी आके मिलेगी, इधर से कुछ, फिर इधर से आके मिलेगी, फिर कुछ इधर से मिलेगी आके। हम बतलाए थे कि वृक्क में लगभग 10 लाख कुंडलित आकार की रचनाएं पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये पूरा हो गया नेफ्रॉन। क्या हो गया, नेफ्रॉन। यहाँ पर हेडिंग डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, नेफ्रॉन का संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। और इसकी संख्या कितनी बतला रही थी,
तो एक वृक्क में क्या बोल रहे हैं, एक वृक्क में 10 लाख, कितना लाख, 10 लाख कुंडित आकार की रचना पाई जाती है। इसी को बोल रहे थे नेफ्रॉन। और यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन बहुत सारा मिला हुआ है तो वृक्क का निर्माण हुआ है। अब तो एक वृक्क में 10 लाख, तो दोनों वृक्क में 10 लाख, यानी कि हो गया 20 लाख, 20 लाख होता है। अब ये केवल और केवल एक नेफ्रॉन का चित्र था, ऐसा तो लाखों नेफ्रॉन होगा, तो बहुत सारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे कुछ इधर से आके मिल जाएगा, इसी प्रकार की रचना कुछ इधर से आके मिलेगा, कुछ इधर से आके मिल जाएगा, कुछ इधर से आके मिल जाएगा। तो इससे क्या, इस सब को मिला रहा है ना, सबको जो भी आ रहा है उस सबको क्या कर रहा है, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, हमरा से मिल जाओ। जितना भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ लेके आ रहा है ये सब है ना, कुछ इधर से अवशिष्ट पदार्थ लेके आएगा, कुछ इधर से अवशिष्ट पदार्थ लेके आएगा, कुछ इधर से लेके आएगा। तो इस सबको कहेगा क्या कि तुम मेरे साथ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, और सब मिलेगा ना, तो सब मिल रहा है। तो ये कहलाता है सामान्य। क्या कहलाएगा, सामान्य। सामान्य। अब मिल रहा है ना, मिलना का मतलब क्या होता है, संग्रह करना। क्या करना है, संग्रह कर रहा है, यानी कि सब आके मिल जा रहा है, तो लिखेंगे सामान्य संग्रह नालिका। सामान्य संग्रह नालिका कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इस रचना को क्या कहते हैं, सामान्य संग्रह नालिका कहते हैं। उसके बाद ये समझ में आ गई इतनी चीजें, है ना। तो कुछ इधर से जो रचनाएं आएगी यहाँ पे मिलेगी, तो इसको भी वही कहेंगे ना, जो इसको कह रहे हैं संग्रह नालिका ही कहेंगे। इसको भी जो इधर से मिलेगा नली आके उसको भी कहेंगे संग्रह नालिका। कुछ इधर से आके मिलेगा तो इसको भी क्या कहेंगे, संग्रह नालिका। कुछ इधर से आके मिलेगा इसको क्या कहेंगे, संग्रह नालिका। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे संग्रह नालिका मिलकर जो है कि सामान्य संग्रह नालिका का निर्माण कर रहा है ना। इतनी बातें समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से अवशिष्ट पदार्थ निकला ना जी, अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा तो यहाँ पर आके इधर से और जाएगा, इधर की ओर जाएगा ना। इसे क्या कहेंगे, इस रचना को क्या कहेंगे पता है, तो इस रचना को कहेंगे हम लोग, ये वुमेन संपुट के पास में ना है, तो इसे कहेंगे निकट, निकष्ट नालिका। ये दूर न है तो इसे कहेंगे दूरस्थ। किसके दूर है, तो वुमेन संपुट के दूर में है, पास में है, तो इसे लिखेंगे दूरस्थ नालिका। ये बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अवशिष्ट पदार्थ इधर से आएगा इधर की ओर। अब ये देखिए नीचे से गिरेगा, तो ये गिरेगा, नीचे में गिर रहा है ना, यानी कि घटते क्रम में जा रहा है। तो इस घटते क्रम को क्या कहेंगे, तो इस घटते क्रम को देखो, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हेनले, इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। तो घटते क्रम को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग। एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ी है ना, वही है। तो घटते क्रम में यानी कि गिर रहा है नीचे की ओर, तो गिर रहा है तो यानी कि घटते क्रम यानी कि इसे कहेंगे अवरोही। और ये हेनले ने खोज किया था ना, तो इसे कहेंगे हेनले की चाप। हेनले की चाप नहीं, हेनले की अवरोही चाप, क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है ना, हेनले की अवरोही चाप। इसका नाम क्या होगा, हेनले की अवरोही चाप। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, ये दूर ये बढ़ रहा है, इधर गिरा, ये ऊपर से ऐसे चढ़ेगा यानी ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, यानी इसे कहेंगे बढ़ते क्रम यानी कि अवरोही, अधिरोही उसे कहते हैं, यानी आरोही कहते हैं। तो किसके, ये हेनले ने खोज किया था ना, तो इसे कहेंगे हेनले की अधोरोही। हेनले की अधोरोही हो गया। ये था नेफ्रॉन का चित्र, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये था नेफ्रॉन का चित्र, और नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए कहेगा, नाम लिखने के लिए कहेगा
तो इसी तरह से आप बनाकर लिख दीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो होता है, ये नली यहाँ से एक निकलती है और यह नली जुड़ा होता है मूत्र वाहिनी से। किससे? मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ रहेगा तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा आएगा यहाँ पर और मूत्रवाहिनी के रास्ते मूत्राशय में जाके जमा हो जाएगा। और जब मूत्राशय में जाकर जमा हो जाएगा तो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इतना बातें समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, जब ये ब्लड इधर से आ रहा था तो ब्लड आ रहा था और हम बोले थे कल पढ़ा रहे थे तो इसको बोले थे कि ये कैसा पाइप है? तो मोटा पाइप है। अब मोटा पाइप है तो जितना मोटा रहेगा उतना ब्लड गिराएगा, उतना स्पीड से ब्लड गिराएगा, है ना? उतना ही मोटा से क्या करेगा? ब्लड गिराएगा। क्या आई जितना पतला रहेगा उतना ही कम जो है कि ब्लड गिराएगा, ब्लड मतलब कम पहुंचाएगा, है ना? तो यहाँ पर ब्लड कस के आएगा, यहाँ पे ब्लड धीरे धीरे निकलेगा, कम निकलेगा। तो ब्लड में क्या होता है? तो ब्लड में होता है ग्लूकोज होता है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आके क्या होगा? फिल्टर होगा, यानी छनेगा ब्लड। जैसे कैसे चलनी से हम लोग आटा को छानते हैं तो छानने के बाद जो मोटा मोटा पदार्थ आता है वो छन जाता है और जो पतला पतला पदार्थ जो अच्छा पदार्थ होता है नीचे गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। तो ये क्या करता है? फिल्टर करेगा, ब्लड का छानेगा। अब छानेगा तो ब्लड को छानेगा तो इसको छानने का ये ग्लोमेरुलस को छानने का सही प्रकार से ढंग नहीं है, यानी इसको लूर नहीं है छानने का। ये क्या करता है? जब छानेगा ना ब्लड को तो अवशिष्ट पदार्थ को ही छानेगा। अवशिष्ट पदार्थ मतलब क्या? तो जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये तो हमारे लिए हानिकारक है, तो इसे ना केवल छानना चाहिए, तो ये उसको भी छानेगा। और साथ ही साथ जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, स्वस्थ लाभदायक है, जो हमारे शरीर को चाहिए, उसको भी क्या कर देगा? ये छान देगा। जैसे कि ग्लूकोज को छान देगा, प्रोटीन को छान देगा, है ना, और वसा को छान देगा। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करता है? छान देता है। और ये प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब हमारे लिए क्या है? अच्छा है। अमीनो अम्ल क्या है? हमारे लिए अच्छा है, इसको भी छान देता है। तो ये तो खराब, अब ये हमारे लिए अच्छा है, छान दे रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन क्या कर रहा है? ये छान दे रहा है। अब छानेगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का, प्रोटीन का क्या हो जाएगा? कमी नहीं हो जाएगा। अब कमी हो जाएगा तो इसको क्या करता है? जब ये सारे अवशिष्ट पदार्थ के साथ ये ग्लूकोज और क्या बोलते हैं प्रोटीन, ये सारी चीज़ जो आती है यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे जाएगी इस ट्यूब के माध्यम से। अब इस ट्यूब को क्या कहते हैं? तो अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? तो ब्लड छनता कैसे? तो पता चलो गया। अब जो भी ब्लड छनेगा वो इधर से निकल के जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ जो ग्लूकोज, प्रोटीन जो आ गया है, अब उसको तो हम लोग निकालेंगे तो फिर हमारे शरीर में कमी पड़ जाएगा। तो उसको कोई ना कोई तो सोचता होगा ना, उस अपशिष्ट पदार्थ में से ग्लूकोज को, प्रोटीन को, वसा को, अमीनो अम्ल, यानी कि प्रोटीन ही आगे चलकर अमीनो अम्ल में बदलता है ना, तो अमीनो अम्ल को ये सबको सोखेगा कौन? तो एक ट्यूब होता है। तो अब पढ़ेंगे किसके बारे में? वृक्क का कार्य। वृक्क जो है हमारा किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड छन के आप लोग जहाँ जाना है उसको वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो ब्लड इधर से आएगा, मोटा पाइप से, पतला पाइप से निकल जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़? तो लिखेंगे वृक्क का कार्य। किसका कार्य? वृक्क का कार्य। भैया वृक्क का कार्य अगर पढ़ेंगे तो वृक्क का कार्य में ध्यान रखिएगा। वृक्क जो हमारा है, यानी किडनी या गुर्दा ही बोलो, कुछ भी बोलो, यह 3 तरह से कार्य करता है। कितनी तरह से कार्य करता है? 3 तरह से कार्य करता है। तो 1 मिनट, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वृक्क का क्या बोले हैं कि वृक्क हमारा जो है 3 तरह से कार्य करता है। तो लिखेंगे
वृक्क मूत्र का निर्माण तीन चरणों में पूरा करता है। पहला चरण को लिखिएगा। अब यहाँ पे जो भी अवशिष्ट पदार्थ बना है उस अवशिष्ट पदार्थ को वुमेन संपुट से होते हुए कहाँ आएगा? इस ट्यूब में आएगा। तो इस ट्यूब को क्या कहेंगे? इस ट्यूब को क्या कहेंगे बताइए? तो इस ट्यूब को कहेंगे हम लोग, तो पहला चरण जो होगा, जो मूत्र आएगा और उस मूत्र में ग्लूकोज है, प्रोटीन है ना, वसा है, ये सारी चीज़ें उपस्थित है ना। तो अब ये सभी को सोखने वाला भी तो चाहिए, और ये ट्यूब के माध्यम से आ रहा है तो कोई ना कोई तो सोखेगा, और जब इसको सोख लेगा तो सोख के इसको फिर से जो है कि हमारे शरीर में ज़रूरत है तो इसको फिर से शरीर में भेजेगा कोई। तो ये तीन होते हैं। तो यानी वृक्क मूत्र का निर्माण तीन चरण में करता है। पहला चरण का नाम लिखिएगा ग्लोमेरुलस, क्योंकि ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? ब्लड का फिल्टर हो रहा है, यानी कि ब्लड का फिल्टर हो रहा है, अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो अवशिष्ट पदार्थ ग्लोमेरुलस से होते हुए वुमेन संपुट में आएगा। तो पहला चरण क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। यहाँ फिल्टर हो रहा है ना, तो लिखेंगे फिल्टर। फिल्टर, फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर में फिल्टर हो गया। अब अवशिष्ट पदार्थ के साथ हानिकारक पदार्थ, अच्छा पदार्थ भी आ गया इस ट्यूब के माध्यम से। अब इसके क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे ट्यूब में आ रहा है ना, तो इसे लिखेंगे ट्यूब, ट्यूबुलर ट्यूबुलर क्या कहेंगे इसे? तो ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण कहेंगे। अब इसे ट्यूबुलर पुनर्वशोषण क्यों कहेंगे? तो ये तो समझ में आ गया ना, पहला वाला समझ में आया कि नहीं? पहला वाला में कहा फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड को छानेंगे तो हानिकारक अच्छा पदार्थ भी छन जाएगा, छनेगा जो हानिकारक पदार्थ के साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद इस ट्यूब में आएगा। अब इस ट्यूब में जो अच्छा पदार्थ था हानिकारक पदार्थ में, उस हानिकारक पदार्थ में से अच्छा पदार्थ को छानेगा, यानी कि दोबारा उसे सोख लेगा। क्या करेगा? सोख लेगा। तो सोखेगा कौन? तो ट्यूबुलर, ये ट्यूब ना है, तो इस ट्यूब को कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। तो इस ट्यूब में क्या होगा? ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, यानी कि जो अच्छा पदार्थ रहेगा उसको सोख लेगा। अब सोख लिया। अब इसे पुनर्वशोषण क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दोबारा सूख रहा है ना, दोबारा जो ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ये सबको 2 बार सोखने का कार्य कर रहा है, दूसरा चरण में सोख रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? सोख लिया। तो इसे कहेंगे, इसलिए इसे कहेंगे ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। अब ये सोख लिया हुआ है तो ये अपने पास थोड़ी ना रखेगा, इसे क्या करेगा? इसे जो है कि पहुंचाने, क्योंकि हमको अमीनो अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल को ही प्रोटीन कहते हैं, ग्लूकोज, ये सब का जरूरत है हमारे शरीर को। तो ये सोख के रख ले, अपने अंदर सोख कर रखा हुआ है। अब क्या करना है? इसको पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि ये तो निकाल तो सकता नहीं है, तो ये सोख के रख ले। अब कोई ना कोई तो चाहिए ना पहुंचाने वाला, शरीर में पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। तो वो होता है ट्यूबुलर, क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सतरावन का मतलब होता है निकालना। जो सोखले था ट्यूब अच्छा पदार्थ को, वो
पहुंचाएगा हमारे शरीर तक कौन? तो ट्यूबुलर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ट्यूबुलर रहेगा और इस ट्यूबुलर के बगल में रहेगा बहुत सारा केशिकाएं, और इस केशिकाएं के माध्यम से हमें जो हानि अच्छा पदार्थ था वो सारा मिल जाएगा हमारे शरीर को, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ था यानी हानिकारक पदार्थ था वो सब के सब निकल कर कहाँ चला जाएगा? मूत्रवाहिनी में। क्लियर? तो देखिए, वृक्क मूत्र का निर्माण कितने चरण में पूरा कर रहा है? 3 चरणों में। पहला चरण हो रहा है ब्लड का फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड को छान रहा है, और छानने के बाद ये अच्छा पदार्थ को भी छान दे रहा है, यूरिया को भी छान रहा है, यूरिक अम्ल को भी छान रहा है, ग्लूकोज को भी छान दे रहा है, प्रोटीन को भी छान दे रहा है, अमीनो अम्ल वसा को भी छान दे रहा है। जो सब को छान दे रहा है मतलब कि पूरी तरह से छान नहीं रहा है, यानी कि जो ब्लड में अच्छा पदार्थ था और हानिकारक पदार्थ था, तो हानिकारक पदार्थ को पूरी तरह छान दे रहा है, लेकिन कुछ भाग, कुछ अच्छा वाला भाग को भी छान दे रहा है। यहाँ पे अच्छा भाग को पूरी तरह से छान नहीं रहा है, कुछ भाग को खराब पदार्थ के साथ भी छान दे रहा है। यहाँ पर अच्छा पदार्थ, यहाँ पे ब्लड आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होगा तो इसको पूरी तरह से अच्छा पदार्थ को छानना चाहिए ना, लेकिन ये पूरी तरह से अच्छा पदार्थ को छानेगा नहीं। ये साथ ही साथ यूरिया को, यूरिक अम्ल को, और क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल को, ग्लूकोज को, वसा को, इस सब को क्या कर रहा है? छान दे रहा है। ठीक है, और जो शेष बच जा रहा है अच्छा पदार्थ, वो सब के सब इस शिरा के रास्ते पहुंच जा रहा है। लेकिन जो अवशिष्ट पदार्थ के साथ जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज था, प्रोटीन था, ये सब तो मिला हुआ है ना। अब इसको निकालेंगे शरीर से बाहर, मूत्र के रास्ते जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेंगे तो हानि तो पहुंचेगा ना हमारे शरीर को। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल का कमी हो जाएगा, ग्लूकोज का कमी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको सोखने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर आएगा तो ये ट्यूब रहेगा, यहाँ पे पहला चरण हुआ फिल्ट्रेशन, और दूसरा चरण में क्या होगा कि सोखेगा। दूसरा चरण में पुनर्वाशोषण होगा। किसका? जो अवशिष्ट पदार्थ था, जो हानिकारक पदार्थ था, उसमें कुछ अच्छे पदार्थ थे, उसको सोख लेगा, और सोखने के बाद क्या होगा कि जो हानिकारक पदार्थ था, जो अवशिष्ट पदार्थ था, वो चला जाएगा यहाँ पर संग्राहक नलिका में, है ना। अब ये ट्यूबुलर जो था पुनर्वाशोषण करके रख लेता, अब ये अपने पास तो रखेगा नहीं, तो पहुंचाने वाला, निकालने वाला कोई नली चाहिए, तो वो होता है ट्यूबुलर संक्रामण। अब ये क्या करेगा कि केशिकाएं तक पहुंचा देगा, और केशिकाएं हमारे शरीर तक अच्छे पदार्थ को पहुंचा देगा। ठीक है, अब जो हानिकारक पदार्थ था वो मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आके जमा हो गया, और मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर बाहर की ओर निकल जाएगा। क्लियर? बस इतना ही है, ये हो गया। अब इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अब हम लोग लिखते हैं मूत्र की बनावट। क्या लिखेंगे? मूत्र की बनावट के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? ठीक है, मूत्र की बनावट। अब भैया मूत्र की बनावट में कैसे पढ़ते, देखिए मूत्र की बनावट। देखिए यहाँ पर लिखेंगे
मूत्र में क्या क्या होता है? तो लिखेंगे मूत्र में क्या क्या होता है? तो मूत्र में होता है जल। क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और यूरिया होता है। यूरिया होगा और सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। मूत्र में जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन मूत्र में सबसे ज्यादा कथी होता है? तो जल होता है। साधारण सी बात है कि नहीं? मूत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो, मान लीजिए ननकुआ है। ये कौन है? ननकुआ है। अब ये ननकुआ क्या कर रहा है कि एक दिन में, है ना, एक दिन में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खाता है। 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खा रहा है। तो इस प्रोटीन खा रहा है तो इसमें जल की मात्रा कितनी है? ननकुआ है। ननकुआ जो 100 ग्राम क्या खा रहा है? प्रोटीन खा रहा है। तो यहाँ पे लिखेगा क्या चीज? तो जल की मात्रा उसमें कितना है? तो 96% क्या है? जल है। अब बच गया मात्र 4%। क्या बच गया? 4% बचा ना, जिसमें से अन्य पदार्थ है। क्या है? अन्य पदार्थ है। कितना परसेंट? तो 4%। कितना परसेंट है? तो 4% है भैया। ठीक है, 4% है। ठीक है, तो ये ननकू जो था ये खाया 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खा लिया। अब खाने के बाद क्या हुआ कि उसमें कितना प्रतिशत जल था और कितना प्रतिशत वो ठोस भाग लिया? तो जल लिया 96% और ठोस भाग था मात्र 4%। अब इस 4% में 2% होता है, पता है कौन? अकेले होता है यूरिया। 2% में होता है अकेले यूरिया होता है। तो लिखेंगे यूरिया। यूरिया कितना परसेंट होगा? 2%। बच गया 2%। अब ये 2% में क्या होगा? तो 2% होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है? तो 2% होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, 2% क्या हो गया? तो यूरिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 2% क्या हो गया? यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल 2% हो गया। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि 100 ml यानी मिलीलीटर, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में कितना यूरिया होगा? तो 100 ml रक्त में, मान लेते 100 ml रक्त लेते हैं, ननकुआ से ले लिया हम लोग 100 ml रक्त। अब उस रक्त में यानी 100 ml रक्त में कितना परसेंट या फिर कितना मिलीग्राम यूरिया है? तो 100 ml रक्त में यानी 100 मिलीलीटर रक्त में मात्र 30 ग्राम, कितना ग्राम कर रहे हैं? 30 मिलीग्राम बोल रहे हैं। मिलीग्राम यूरिया होता है। क्लियर? 100 ग्राम लिए रक्त इसके से, उस रक्त में से 30 ग्राम हमको मात्र यूरिया मिलेगा। क्या कि पूरा यूरिया थोड़ी ना हो जाएगा। 100 ग्राम है ml, 100 ml रक्त है तो 100 ग्राम यूरिया हो जाएगा। ज़्यादा यूरिया हो जाएगा तो फिर तो हमें हानि पहुंचाएगा ना, है कि नहीं? तो 100 ग्राम यूरिया में से मात्र 30 ml
30 मिलीग्राम क्या होता है, तो यूरिया होता है। अब यहाँ पर भी मान लीजिए कि 100 ml हम ले लिए रक्त, 100 ml रक्त ले लिए, जिसमें से मात्र 2 से 3 मिलीग्राम, 2 से 3 मिलीग्राम यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये 100 ग्राम ml था, तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, 30 ग्राम, 30 मिलीग्राम है। और यहाँ पे 100 ml अगर रक्त ले रहे हैं तो उस रक्त में 2 से 3 मिलीग्राम क्या है, तो मात्र यूरिक अम्ल है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है और यूरिक अम्ल की मात्रा कम होती है, मात्र 2 से 3 मिलीग्राम, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो मूत्र की बनावट समझ में आया। तो मूत्र की बनावट में जल होता है सबसे ज़्यादा, यूरिया कम होगा, सोडियम क्लोराइड कम होगा, जिसमें से मान लीजिए कि ननकुआ खाया 100 ग्राम प्रोटीन, उसमें से ठोस पदार्थ कितना था, जल कितना था, तो जल होता है, जल तो सबसे ज़्यादा रहेगा, तो 96% जल और 4% रहेगा अन्य पदार्थ, जिसमें से 4% में से यूरिया होगा 2%, यूरिक अम्ल होगा 2%, और भी कुछ होता है इसमें। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी ननकुए के ब्लड लिए 100 ml, 100 मिलीलीटर, उस 100 मिलीलीटर में से 30 ग्राम हमको मिला यूरिया और 100 मिलीलीटर रक्त ले रहे हैं, तो उसमें से मिल रहा है हमको मात्र 2 से 3 मिलीग्राम यूरिक अम्ल मिल रहा है बस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, तो यूरिक अम्ल की अपेक्षा। लेकिन मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। ये क्लियर हो गया पूरा। अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, मूत्र क्या बोल रहे हैं, मूत्र का रंग पीला कैसे होता है, तो मूत्र का रंग पीला यूरो क्या बोल रहे हैं, यूरो क्रोम के कारण होता है। ये सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए मनुष्य के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो बोलिएगा यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है कि मूत्र का रंग पीला होता है। इतना बातें समझ में आ गया पूरा। अब जल्दी से इसको छापिए, फिर आपको बताते हैं आगे हीमोडायलिसिस बतलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। अब मान लीजिए कि वृक्क हमारा अच्छी तरह से कार्य कर रहा था, हीमोडायलिसिस। अब वृक्क जो है कि हमारा अच्छी तरह से कार्य कर रहा था, वर्क कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा था, ब्लड को अच्छी तरह से चाल पा रहा था। अब मान लीजिए कि वृक्क हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी कि काम करना बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे जब ब्लड को फिल्टर कर रहा था तो यूरिया वगैरह, यूरिक अम्ल को, जल को, इस सबको छांट रहा था, छांट के अलग कर रहा था ना। अब जब इसे छांट के अलग नहीं करेगा, यानी कि वृक्क काम करना बंद कर देगा, छांटने वाला जो था, जो चालने वाला था, वही काम करना बंद कर दिया, काम ही नहीं कर रहा है ना। किडनी फेल हो गया, कहते हैं ना किडनी फेल हो गया, तो काम ही करना नहीं बंद कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, इस सब की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। और ये सब जब बढ़ जाएगा तो क्या व्यक्ति जिंदा रह पाएगा, नहीं ना रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। अब मनुष्य व्यक्ति जो है कि डेथ ना करे, अब उसे बचाना है, तो इसके लिए कोई ना कोई इलाज होगा, तो उसके लिए इलाज है हीमोडायलिसिस। ठीक है,
हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस होता है। अब ये हीमोडायलिसिस क्या होता है? तो हीमोडायलिसिस क्या होता है? तो डायलिसिस क्या है? एक मशीन है और ये ब्लड को शुद्ध करता है। शुद्ध करने का मतलब हुआ ब्लड को छानेगा, ठीक है ना। और छानने के बाद क्या होगा? यूरिया को, यूरिक अम्ल को, जल को, इस सबको अलग कर देगा और जो अच्छा पदार्थ रहेगा उसको अलग कर देगा और हमारे शरीर तक वो पहुंच गया। जो हमारा वृक्क था, जो किडनी था, वो भी तो यही कर रहा था ना, ब्लड को छानने का काम कर रहा था और खाद्य पदार्थ को निकालने का काम कर रहा था। अब वह काम करना बंद कर देगा तो छानेगा कौन? तो कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। कृत्रिम बोल रहे हैं, कृत्रिम का मतलब हुआ मानव द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा जो हमारे प्राप्त है क्या चीज? तो किडनी था, अब किडनी का काम करना बंद कर दिया। अब काम करना बंद कर दिया है तो कृत्रिम रूप से लगाया जाएगा हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस क्या है? तो एक मशीन है और ये ब्लड को शुद्ध करेगा, रक्त को शुद्ध कर देगा, यूरिया अम्ल को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो लिखिएगा हीमोडायलिसिस, लिखेंगे डायलिसिस मशीन रक्त को शुद्धिकरण करने में, रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। हो गया। अब बताइए डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस एक मशीन है। पूछेगा आपसे कि डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस एक मशीन है, ठीक है। डायलिसिस क्या है? एक मशीन है। अब यह कैसा मशीन है? तो बोलिएगा यह एक कृत्रिम मशीन है, ठीक है, कृत्रिम मशीन है। और यह कैसे कार्य करता है? तो लिखेंगे यह वृक्क की तरह कार्य करता है। बोलिए ये समझ में आ गया? जैसे वृक्क हमारा जैसे कार्य कर रहा था, ब्लड को फिल्टर कर रहा था, उसी तरह से ये भी ब्लड को क्या कर रहा है? शुद्धिकरण कर रहा है। यानी शुद्धिकरण का मतलब हुआ ब्लड को फिल्टर कर दे रहा है। देखो यहाँ रक्त को बोल रहा है, रक्त को शुद्धिकरण, यानी ब्लड को फिल्टर कर दे रहा है। तो इतनी बातें समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा हाथ। क्या हो गया? हाथ हो गया। यहाँ से एक क्या निकलेगा? तो धमनी निकलेगा, एक निकलेगा सीरा, धमनी, और एक निकलेगा सीरा निकलेगा। धमनी और सीरा क्या बोल रहे हैं? तो धमनी और सीरा, धमनी और सीरा निकलेगा। तो इसे कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे? तो सीरा कहेंगे, सीरा।
और यहाँ पर एक मशीन होता है, इस मशीन को क्या कहते हैं पता है? तो क्या बोलते हैं? डिलाइजर मशीन, डायलाइजर होगा, सॉरी, इसे कहते हैं डायलाइजर मशीन होता है। कौन सा मशीन हो गया? डायलाइजर मशीन। अब क्या होगा कि इस धमनी से सुई को, मतलब कि सिरिंज को क्या करेगा? डाला जाएगा इस तरह से। देखो यहाँ पर ये सुई हो गया, अब इस तरह से आएगा और इसको इस तरह से लगा दिया जाएगा, डायलाइजर में सेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से ये सीरा है, सीरा में भी एक सिरिंज डाला जाएगा और इसको इससे डायलाइजर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए इधर से आया क्या? इधर से आ रहा है ब्लड। क्या आ रहा है? धमनी ब्लड है, लेके आएगा, ब्लड लेके आया, ब्लड लेके आया, कहाँ पहुंच गया? डायलाइजर मशीन में पहुंच गया। अब यहाँ पे ब्लड को क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि यूरिक अम्ल को बाहर निकाल देगा और निकालने के बाद क्या करेगा? इस ब्लड को फिर पहुंचाएगा, यानी कि यहाँ पे अब शुद्ध ब्लड आएगा। तो यहाँ पे आगे कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड पहुंचेगा। कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। और धमनी में, सीरा में कैसा ब्लड पहुंच गया? शुद्ध ब्लड। अब हमें शुद्ध ब्लड ना चाहिए, तो शुद्ध ब्लड मिल गया। यही है डायलाइजर मशीन। समझ में आ गया? तो आपको चित्र बनाने के लिए क्या आएगा? तो इसी तरह से बना दीजिएगा, हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ब्लड जो होता है पूरी तरह से ब्लड ठंडा हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारा डिग्री सेल्सियस कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस है ना। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ से ब्लड आ रहा है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पूरी तरह से ठंडा ब्लड। अब जब ठंडा ब्लड हमारे शरीर में पहुँचेगा तो हम लोग बच पाएंगे? नहीं ना बच पाएंगे, मर जाएंगे, डेड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ मशीनें लगी होती है जो उच्च रक्तचाप, यानी कि क्या करता है? ब्लड के तापमान को उस हद तक पहुँचा देती है जो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुँचाए, यानी कि ब्लड को 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है और यह ब्लड आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हम लोग बच जाते हैं। ये क्लियर हो गया? पूरा समझ में आया? अच्छा, कुछ पॉइंट हम बतलाना भूल गए हैं, बतला देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये था बोमेन संपुट, है ना, और ये था तुम्हारा धमनी। धमनी कैसा था? मोटा था। और सीरा कैसा था? पतला था। अब यहाँ पे तो ब्लड कस के आएगा। अब भैया जब ब्लड कस के आएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये तो तरीके का ब्लड निकालेगा और यहाँ पे ब्लड आ रहा है हचार सीना, बहुत कस के आ रहा है, यानी ब्लड यहाँ पे भर के आ रहा है। यहाँ पर ब्लड यहाँ पर भर के आ रहा है, लेकिन ये ब्लड को क्या कर रहा है? तरीका निकाल रहा है, थोड़ा निकाल रहा है। तो यहाँ पे तो ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी रक्त का दाब बढ़ जाएगा। रक्त का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रक्त का दाब बढ़ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे बताइए? ठीक है, तो अब देखिए इसे क्या कहेंगे बताइए? तो इसे कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ये ग्लोमेरुलस था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब पर, क्योंकि यहाँ पे दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ेगा नहीं, हाई हो रहा है, तो लिखेंगे उच्च दाब पर फिल्टर हो रहा था ना, तो फिल्ट्रेशन
या छानना, फिल्ट्रेशन होना या छानना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो ब्लड आएगा ज़्यादा तो रक्त का दाब बढ़ेगा। जब रक्त का दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, रक्त का दाब बढ़ेगा तो ये ब्लड को धीरे धीरे निकालना है। यहाँ पे रक्त का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो ब्लड का कैसे हो, ब्लड का फिल्टर हो रहा, तो ब्लड कैसे फिल्टर हो रहा है, तो उच्च दाब पर ब्लड का फिल्टर हो रहा है। तो उच्च दाब पे ब्लड का फिल्टर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब कि उच्च दाब पर रक्त का अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है, रक्त का छान रहा है उच्च दाब पर, तो उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो यही मेरे से छूट रहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बतलाना। अब बाकी सब समझ में आ गया तो ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये चैप्टर सर्जन जो है कि यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है कि क्वेश्चन आंसर और MCQ जो है कि जो बच गया हुआ इसका बच जाएगा वो हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए।